हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को ज्योग्राफी क्लास 11th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस को हमें थोड़ा सा, बहुत ही ज़्यादा ये कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है। इसको हिंदी में हम कहते हैं भू भू आकृतिक भू आकृतिक प्रतिक्रियाएं। मात्रा इधर उधर हो सकता है, आप उसको देख लीजिएगा। तो थोड़ा सा जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस को समझने के लिए एक बात समझना पड़ेगा कि प्रतिक्रिया में प्रक्रियाएं, सॉरी ये आपका प्रक्रियाएं 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 जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस होता क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। इसको हम सिंपली से कह सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक लैंडफॉर्म है, कोई भी जमीन का एक टुकड़ा है या एक पत्थर ही है। अगर हम उसे आज देखते हैं, फिर हम 20 साल बाद 30 साल बाद अगर उस चीज को देखें तो हम देखें कि उसमें कुछ बदलाव आ जाए, कुछ चेंजेस आ जाएंगे। या तो जो पत्थर है या फिर जो जमीन है वो पहले अगर समतल रही होगी तो या तो उसके ऊपर मिट्टी के कुछ ढेर हो जाएंगे, या फिर कहीं उसमें दरारें आ जाएंगी, या फिर उस जगह पे कुछ उबड़ा हुआ चीजें निकल जाएंगी, या फिर कुछ डिप्रेशन यानी वहां पे गड्ढा हुआ होगा। आखिर ये सारी चीजें होती क्यों हैं? ये लैंडफॉर्म, ये जो अर्थ के हमारे लैंडफॉर्म कन्वर्ट होते रहते हैं, एक आकृति से दूसरी आकृति में बदलते रहते हैं, इसके पीछे क्या क्या फैक्टर काम करते हैं, उन्हीं सब चीजों को हम इस चैप्टर में समझेंगे। अगर आप जियोमॉर्फिक प्रोसेस को डिफाइन करना चाहते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं? तो सिंपली इसको हम लिख देंगे क्या? इट इज अ प्रोसेस इट इज अ प्रोसेस in which landform evolve through physical stress and or chemical change। इसमें होता क्या है कि जो हमारे कई तरह की लैंडफॉर्म बनती है पृथ्वी के क्रस्ट पे, पृथ्वी पे सरफेस पे कई तरह की लैंडफॉर्म हमें बनने को मिलता है। इसके पीछे कई सारे फिजिकल फैक्टर भी हो सकते हैं और कुछ केमिकल चेंजेस भी हो सकते हैं। जैसे इसमें हम देखेंगे कि हमारी अर्थ रोटेट कर रही है तो कई तरह का फोर्स काम कर रहा है। इन फोर्स को हम दो तरह के जानते हैं। जियोमॉर्फिक प्रोसेस में लैंडफॉर्म के कन्वर्जन में दो तरह की फोर्सेस हमें देखने को मिलती है, या फिर आप कह लो कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस दो तरह का होता है। एक होता है इंडोजेनिक और एक होता है एक्सोजेनिक। इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स वो फोर्स होता है जो पृथ्वी के ऊपर लगता है। इसके पीछे कई सारे कारक, कई सारे फैक्टर काम करते हैं। इंडोजेनिक फोर्स वो होता है जो पृथ्वी के अंदर लगता है, जैसे कि मेंटल से जो फोर्स आता है। हम जानते हैं कई सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट जैसे कि यूरेनियम, थोरियम हमारे पृथ्वी के मेंटल में पाए जाते हैं। इवन वो जब क्या करते हैं ना कि वो कन्वेक्शन के थ्रू जब ऊपर की ओर आते हैं और लावा बन के बाहर आते हैं तो उसमें एक ही फोर्स काम करता है जिसको हम कहते हैं इंडोजेनिक फोर्स। तो इस पूरे डिटेल को हम इस आज वाली वीडियो में समझेंगे। तो आइए हम इसको एक पीडीएफ के रूप में स्टार्ट करते हैं। और पूरे प्रोसेस के बारे में पहले हम आपको बता चुके हैं। इसका डेफिनेशन अगर आप यहाँ से देखेंगे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, तो जो मैंने अभी पहले लिखवाया था वो डेफिनेशन देख के आप याद कर लीजिएगा। जियोमॉर्फिक प्रोसेस में जो अर्थ मूवमेंट होता है वो मेनली दो प्रकार से होता है। एक फैक्टर काम करता है इंडोजेनिक और एक फैक्टर काम करता है एक्सोजेनिक। इंडोजेनिक में बहुत स्लो मूवमेंट होता है और सडन हो जाता है ये, और इसमें तो काफी टाइम लगता है। वेदरिंग होता है, इरोजन होता है, डिप्रेशन होता है। अब आप कहेंगे कि सर वेदरिंग क्या होता है? तो ये वेदरिंग का मतलब आप ये जान लो कि वेदरिंग का मतलब मान लीजिए कोई पत्थर है ना, और वो पत्थर एक जगह कुछ समय पहले वो पत्थर एक जमीन पे ऐसे था, लेकिन काफी इसमें प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, हवाओं का प्रेशर होता है, बारिश का प्रेशर होता है। अब ये पत्थर कुछ सालों बाद टूट कर ऐसे हो गया, ऐसे टूट कर हो गया। अब यानी कि इस पत्थर का क्या हुआ है? वेदरिंग हुआ है। इस पत्थर का वेदरिंग हुआ है।
इरोजन क्या होता है, अगर यही पत्थर अगर मान लीजिए किसी ग्रेडियंट यानी कि ढाल पे है और ये ढाल पर से नीचे आ जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, इरोजन कहेंगे। अगर यही पत्थर ढाल पर से नीचे आ जाता है तो हम इसको क्या बोलेंगे, इरोजन बोलेंगे। और नीचे आने के बाद अगर ये अर्थ के सरफेस पे ये गड्ढा जरूर बनाएगा, तो ये जो पहले ये अर्थ का सरफेस फ्लैट था, पहले अर्थ का सरफेस कैसा था, एकदम फ्लैट था, पर अब क्या हो गया है, गड्ढा हो गया। तो इस गड्ढे को हम क्या बोलेंगे, डिप्रेशन बोलेंगे। तो आई होप आपको तीनों का मतलब है वो समझ में आ गया हो। आगे देखते हैं ग्रेडेशन क्या होता है। ग्रेडेशन का मतलब होता है ढाल। कोई भी ये सरफेस देखेंगे, अगर ये जो ढाल बनी हुई है, इस ढाल को हम क्या बोलते हैं, ग्रेडेशन बोलते हैं। इस ढाल को बनने में भी कई सारे जियोमॉर्फिक एजेंट्स काम करते हैं। जैसे बारिश होती है ना, बारिश की वजह से भी ढाल हो जाता है। मान लीजिए कोई ऐसे कोई ग्रेडेंट है और बारिश हुई तो इसमें बहुत सारे मटेरियल जो है बह के निकल जाते हैं, उनका इरोजन हो जाता है। अगला टर्म आपका है डेब्रिस या फिर रॉक डेब्रिस। डेब्रिस का मतलब रॉक का, पत्थरों का टूटा हुआ खंडहर क्या कहलाता है, टूटे हुए पत्थर होते हैं छोटे छोटे साइज के, तो सारे फ्रेगमेंट क्या कहलाएंगे, डेब्रिस कहलाएंगे। अब हम देखेंगे जियोमॉर्फिक एजेंट। जियोमॉर्फिक एजेंट में कई तरह से काम होता है। जैसे कि मान लीजिए ये पेन है, आज ये पेन मेरे हाथ में है और अपने आप कल को ये उड़ के वहां चला जाता है, तो कौन सा जियोमॉर्फिक प्रोसेस काम, या तो इसमें हवा लगी होगी, या फिर बारिश हुआ होगा, या फिर अर्थक्वेक आया होगा, है ना, ताकि ये अपने जगह से हट गया हो। तो ये सारे फैक्टर देखते हैं। रेगोलिथ क्या होता है। रेगोलिथ का मतलब अगर पत्थर के साथ साथ जमीन सॉइल के कुछ हिस्सा जो है एक लैंड फॉर्मेशन करती है, तो उसको हम कहते हैं रेगोलिथ। यानी कि यहाँ पर देखिए फिगर में दिखाया है कि एक लैंड फॉर्मेशन हुआ है जिसमें पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े भी हैं और कुछ जमीन के हिस्से भी हैं। जमीन बोल रहे हैं, सॉइल के हिस्से हैं। स्ट्रेस क्या होता है, हमारे अर्थ के सरफेस पे ना दो चीजें बहुत ज्यादा काम करती हैं। सबसे पहले अर्थ के सरफेस पे क्या काम करता है, इसको हम समझ लें, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये अर्थ के सरफेस पे हमेशा काम करता है ना। और जब ये अर्थ के सरफेस पे काम करेगा और साथ ही साथ ऊपर से सीयरिंग भी होती रहती है। सीयरिंग का मतलब मान लीजिए ये जमीन है, यहाँ कोई घर बनवा रहा है या कहीं पत्थर से हथौड़े से तोड़ ही रहा है, तो इसकी वजह से अर्थ में क्या होता है ना, क्रैक आ जाता है, फ्रैक्चर आ जाता है। आप कई जगह देखेंगे कि जमीन जो है फटी फटी दिख रही है, तो इसके पीछे ये सारे कारण आते हैं कि स्ट्रेस का मतलब फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। हर एक यूनिट एरिया पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा जो हमारा अर्थ है वो ऊपर से तो थोड़ा चपटा हुआ है और जो बीच में से ना एकदम फ्लैट है, मतलब बल्ज है। बीच में से क्या है, बल्ज है। बीच में से बल्ज, BULDGE, बल्ज में बीच में से ऐसे उभरा हुआ है ना। ये पृथ्वी का बीच का हिस्सा है वो काफी उभरा हुआ है, और जो पोल है, पोल में जाके वो थोड़ा सा पतला हो गया है। अगर हम इसको पोल मान लें तो हमारी अर्थ जो ऐसे रोटेट कर रही है, अर्थ हमारी ऐसे रोटेट कर रही है। ये जो अर्थ हमारी रोटेट कर रही है, तो रोटेट करने की वजह से, है ना, पृथ्वी के अंदर आपको एक चीज और मालूम होगा, पृथ्वी के अंदर निकल और आयरन भी है, नीफे जिसको हम कहते हैं, निकल और आयरन। तो निकल और आयरन की वजह से पृथ्वी के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। एक तरह का फोर्स वो भी काम कर रहा है। और पृथ्वी के अंदर कई तरह के रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं जो पृथ्वी में हीट बराबर, उन रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जो है हीट जनरेट होता रहता है। और हीट जनरेट जब होगा तो पृथ्वी के अंदर का जो एस्थेनोस्फीयर है, जो भी लावा है, उसमें हलचल आ जाएगी और कन्वेक्शन की तरह ऊपर से नीचे वो, जैसे कि ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, और वहां पे एक दबाव बनता है जिसकी वजह से अर्थक्वेक आते हैं, और जिसकी वजह से लावा जो है वॉल्केनिक इरप्शन होता है, और जो भी लावा है तो उसके बाहर आ जाती है, पृथ्वी से बाहर आ जाती है। आगे पेडोलॉजी क्या होता है, तो सॉइल का फॉर्मेशन किस तरह होता है, इसकी स्टडी को हम पेडोलॉजी कहते हैं, और जो ये स्टडी करता है उसको हम पेडोलॉजिस्ट कहते हैं। सॉल्यूशन को थोड़ा ध्यान से यहाँ समझो कि सॉल्यूशन क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे कोई और एग्जांपल दिया हुआ है, मैं अपना एक एग्जांपल देके आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये एक गिलास पानी है, इसमें क्या है, एक गिलास पानी है, और इस पानी में हमें घोलना क्या है, इस पानी में हमें घोलना है चीनी कह लो या गुड़ कह लो, चीनी इसमें घोलना है। और जब इस एक गिलास पानी में चीनी घोल देंगे तो ये क्या बन के तैयार हो जाएगा, एक तरह का ये शरबत बनकर तैयार हो जाएगा। ये चीनी का शरबत तैयार हो गया।
अच्छा एक बात बताइए कि इस पानी में चीनी घुल गया है या फिर चीनी में पानी घुल गया है? तो आप देखेंगे कि इस पानी में चीनी घुल गया है। तो जो भी मटेरियल किसी अन्य मटेरियल को अपने आप में घोल ले रही है उसको हम कहेंगे सॉल्वेंट। जो चीज घुल गया है उसको हम कहेंगे सॉल्यूट, और दोनों के मिलने पे जो मिक्सचर तैयार हो रहा है उसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन। यानी कि तीनों चीज आपको समझ में आ गया होगा। पेरेंट मटेरियल क्या होता है? जहां से किसी भी चीज का डेवलपमेंट होता है, जहां से सॉइल डेवलप कर रही है उसको हम कहेंगे पेरेंट मटेरियल। तो किसी भी सॉइल का पेरेंट मटेरियल क्या होता है? वहां की रॉक, वहां की चट्टानें। उन चट्टानों में लाखों वर्षों से वेदरिंग हो रहा है, लाखों वर्षों से इरोजन हो रहा है, तो उसके छोटे छोटे बहुत टाइनी पार्टिकल क्या कहलाते हैं? सॉइल कहलाते हैं, और उसके पेरेंट मटेरियल कौन होंगे? रॉक होंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन देखते हैं। इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल take the nitrogen gas from the air, convert it into chemical from that can be used by plant from their growth। जैसे कि देखो अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या कहलाता है? मान लीजिए सॉइल के अंदर छोटे छोटे बैक्टीरिया और माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं? एयर में से नाइट्रोजन को ले लेते हैं, नाइट्रोजन को वो गेन कर लेते हैं, उसके बाद उसको क्या करते हैं? उसको एक केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके और मिट्टी में मिला देते हैं, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए काफी हेल्पफुल होता है। इसी चीज को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। अब देखिए डेसिलिकेशन। अब डेसिलिकेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ सिलिका फ्रॉम द सॉइल इज नोन एज डेसिलिकेशन। कि सॉइल में से सिलिका का निकल जाना क्या कहलाएगा? डेसिलिकेशन कहलाएगा। फिर एक टर्म आपका आएगा एक्सफोलिएशन। इट इज द रिजल्ट ऑफ फिजिकल वेदरिंग which rock are broken down in layer, this is known as onion weathering। अब देखिए ओनियन वेदरिंग क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए ये रॉक है ना, ये रॉक, इसमें वेदरिंग हो रहा है, यानी कि ये जो चट्टान है वो टूट टूट कर नीचे की ओर गिर रही है, तो एक लेयर टाइप में गिरेंगी। एक आप देखा ना कि एक सीधी लेयर में ये चट्टानें गिरेंगी। जैसे जो हल्की रॉक होगी पहले वो टूट के नीचे गिरेगी, लेयर बाय लेयर, एक ही साथ पूरा रॉक नहीं टूट जाएगा, छिलके जैसा ये उतरता जाएगा, है ना। सबसे हल्का ऊपर का सबसे हल्का जो रॉक का लेयर हो सबसे पहले वो गिरेगा, फिर उसके नीचे वाला गिरेगा, उसको हम कहते हैं क्या? एक्सफोलिएशन। और एक्सफोलिएशन में भी कौन सा? ओनियन, जिसको हम कहेंगे दिस इज नोन, इसको हम ओनियन वेदरिंग भी कहते हैं। अगर एक्सफोलिएशन डोम्स यानी कि बहुत बड़े बड़े चट्टान अगर टूट के गिर रहे हैं तो इसको हम कहेंगे एक्सफोलिएशन डोम। अब चलिए थोड़ा सा दोनों में हम अंतर समझते हैं। जो हमारा जियोमॉर्फिक प्रोसेस के दो टाइप्स थे, पहला टाइप था एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस और दूसरा टाइप था एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस को हटा देते हैं और पहले एंडोजेनिक को समझते हैं, फिर हम एक्सोजेनिक। इंडोजेनिक आप इंडोजेनिक भी बोल सकते हो, एंडोजेनिक बोलने की अगर आपको मन है तो आप एंडोजेनिक बोलो, इंडोजेनिक बोलना चाहते हो तो इंडोजेनिक बोलो, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों फोर्स के बारे में समझते हैं। तो इन दोनों फोर्स का डेफिनेशन देख लीजिए। Indogenic force are the force which are active within the earth due to internal radioactivity। इंडोजेनिक एक ऐसा फोर्स है जो पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होता है, यानी कि मेंटल में, है ना, क्रस्ट में उत्पन्न, मेंटल में उत्पन्न होगा, क्रस्ट में वो आएगा, पृथ्वी के अंदर ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपको मालूम है पृथ्वी के अंदर बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। जैसे एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट आपको मिलेगा यूरेनियम, एक और आपका मिल जाएगा थोरियम। ये हाईली रेडियो एक्टिव होते हैं, ये हाईली रेडियो एक्टिव। और इनमें एनर्जी कैसे आ जाती है इसके लिए मैंने फिर आपको बताया था, एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा अर्थ है, जैसे मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, तो जो हमारी अर्थ है वो बीज से बल्ज है। बीज से बल्ज का मतलब बीज से उभरी हुई है। हमारी पृथ्वी बीज से क्या है? उभरी हुई है, यानी कि जो बीच वाला हिस्सा है ये काफी चौड़ा है, जो पोल वाला हिस्सा है ये काफी पतला है। अगर हम पृथ्वी हमारी ऐसे मूव कर रही है, हमारी अर्थ अगर ऐसे मूव कर रही है तो बीच में निकलने के कारण, बीच में पृथ्वी के बल्ज होने के कारण एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है बाहर की ओर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। जैसे कि मान लीजिए आप एक रस्सी में गेंद मान कर आओ, रस्सी को ऐसे से घुमाएंगे तो जो गेंद होगा वो बाहर की ओर जाना चाहेगा। क्योंकि आपने उसको पकड़ रखा है तो गेंद आपके
हाथ के इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन आप ऐसे रस्सी में गेंद को घुमाएंगे और उसको छोड़ देंगे तो वो बाहर की ओर जाएगा, जिधर उसका टेंजेंट बनेगा वो उधर की ओर मूव कर जाएगा। तो पृथ्वी के अंदर बीच वाला हिस्सा बल्ज होने के नाते एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये फोर्स आपका काम करता है पृथ्वी के अंदर, जिसकी वजह से अर्थ के नीचे यानी अर्थ क्रस्ट के नीचे मेंटल में जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं वो भी मूव करने लगते हैं, और उनके मूव करने की वजह से उनमें फ्रिक्शन होती है, और फ्रिक्शन होने के नाते उसमें क्या जनरेट होता है, हीट एनर्जी काफी जनरेट हो जाती है, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक्टिव हो जाते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। एक फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स जो अंदर की ओर लगता है, लेकिन अर्थ में क्या होता है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, बाहर की ओर वाला फोर्स लगता है। आगे देखते हैं एक्सोजेनिक में ठीक इसका उल्टा, ये अर्थ के अंदर होता है और ये अर्थ के सरफेस पे लगता है। इसका नेचर क्या होता है, दे आर नोन एज लैंड बिल्डिंग फोर्सेस बिकॉज दे क्रिएट न्यू फीचर और लैंडफॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये एक नए तरह, ये लैंड, इसको हम लैंड बिल्डिंग प्रोसेस भी कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाई इंडोजेनिक फोर्सेस इज नोन एज लैंड बिल्डिंग फोर्स। इसलिए देखो कि इंडोजेनिक फोर्स की वजह से ना पृथ्वी के ऊपर क्या होता है, कभी कभी लावा बह के दरारें आ जाती हैं जिससे लावा निकल जाता है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है, और जब लावा निकलेगा कि नए तरह की मिट्टी की फॉर्मेशन होगा, नए तरह के चट्टानों का फॉर्मेशन होगा, तो पृथ्वी पे नई नई आकृतियां जो है काफी मास लेवल में बनती रहती हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं। इसको देखो, दे आर आल्सो लैंड बियरिंग फोर्सेस बिकॉज़ दे डिग्रेड द परफॉर्म ऑन फिजिकल फीचर ऑफ द अर्थ। अब ये इसको हम कहते हैं लैंड बियरिंग फोर्सेस। जैसे मान ली पृथ्वी पे कोई माउंटेन है ना, कोई माउंटेन है, और ये माउंटेन जो है, ये माउंटेन कुछ इस तरह से है, मैंने इस तरह से बना दिया। अब इस पे हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रहा है, जिसकी वजह से इसके पत्थर टूट टूट के गिर रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे इंडोजेनिक में नया लैंड का फॉर्मेशन हो रहा है, और इसकी वजह से जो फीचर बने हुए हैं, जो भी आकृतियां बनी हुई हैं, वो टूट रही हैं और एक नई आकृतियों को रूप ले रही है। तो इसको इसीलिए लैंड बियरिंग प्रोसेस कहते हैं। आगे देखिए, इसमें रिजल्ट क्या होता है, अपलिफ्टमेंट ऑफ ग्राउंड एंड सब्सटेंस द रिजल्ट ऑफ एंडोजेनिक फोर्स। इसमें क्या होता है ना, ग्राउंड का अपलिफ्टमेंट होता है, अपलिफ्ट मतलब ऊपर की ओर उठ जाना, पृथ्वी का ग्राउंड ऊपर की ओर उठ जाना। और इसमें क्या होता है, वेदरिंग, मास वेस्टिंग, अर्थ मूवमेंट, इरोजन, डिपोजिशन आर द रिजल्ट ऑफ। इसमें क्या होगा, वेदरिंग होगा। वेदरिंग का मतलब मैंने आपको ही बताया कि अगर कोई पत्थर है एक जगह ही टूट जाए अपने आप, अब वो अपने आप कैसे टूटेगा, उसे कई फैक्टर काम कर सकते होंगे। हो सकता है उस रॉक में कुछ ऐसे मटेरियल जो सॉल्यूबल हो, बारिश की वजह से गल गए हो। मास वेस्टिंग, मास मूवमेंट हो जाता है, अर्थ मूवमेंट, पृथ्वी खड़े खड़े मूव कर जाती है। पृथ्वी खड़े खड़े मूव करने का मतलब लैंड स्लाइडिंग। आप पर्वतों पे, पहाड़ी एरिया में लैंड स्लाइडिंग वगैरह देखे होंगे। डिपोजिशन, कोई भी चीज इरोजन होकर गिर रहा है और नीचे की ओर इकट्ठा हो रहा है, तो ये सारे फैक्टर इसमें क्रिएट हो जाते हैं। स्पीड, इनका स्पीड स्लो भी होता है और सडन। कुछ देखें, कुछ ज्वालामुखी काफी धीरे धीरे निकलती है और कोई ज्वालामुखी काफी तेजी से निकल जाती है। इनका स्पीड हमेशा स्लो रहेगा, एक्सोजेनिक में हमेशा स्लो रहेगा। इनके एग्जांपल में आप अर्थक्वेक लिख सकते हैं, वोल्केनोस लिख सकते हैं। इनके एग्जांपल में आप टेम्परेचर, एक्शन ऑफ विंड, वाटर, ग्लेशियर, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। आप देख लीजिए, एंडोजेनिक का क्रिएशन है और ये एक्सोजेनिक का क्रिएशन है। चलिए एक और टॉपिक आ गया आपका इसी में कि व्हाट इज डायट्रोफिज्म एंड व्हाट फैक्टर्स हैव कॉज्ड डायट्रोफिज्म। तो डायट्रोफिज्म भी एक तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट करता है पृथ्वी के अंदर। डायट्रोफिज्म आल्सो called tectonism include all the process that move, elevate or build up portion of the earth crust by natural process will lead to the formation of continent, ocean basin, mountain system, plateau। पृथ्वी के अंदर एंडोजेनिक फोर्स की वजह से किसी भी चीज जैसे अगर कलाकृति बनती है, किसी भी चीज जैसा अगर आकृति बनता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायट्रोफिज्म। जैसे कि मान लीजिए दो प्लेट है ना, जैसे कि अगर मैं कह दूं दो प्लेट है और ये दोनों प्लेट अगर आपस में टकराएंगी तो हल्की प्लेट नीचे की ओर चली जाएगी, हल्की प्लेट क्या है, नीचे की ओर चली जाएगी, और जो भारी प्लेट रहेगा वो ऊपर की ओर चला जाएगा। तो इससे किस चीज का निर्माण हो रहा है, आप देखेंगे एक पर्वत जैसा निर्माण हो रहा है, एक पर्वत का निर्माण हो गया है ना। तो कभी भी दो प्लेट आपस में टकराएं, अगर ये दूर जाती है, अगर दो प्लेटें हैं, अगर ये दो प्लेट है, अगर ये दो प्लेट है और एक दूसरे से क्या हो रही है, दूर जा रही है,
तो जो अंदर, मैंने इसके पिछले चैप्टर में आपको पढ़ा दिया था, तो जो अंदर का लावा है ये बाहर आएगा और बाहर आके नई मिट्टी का, नई फॉर्मेशन का ये शुरुआत कर देगा। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? डायास्ट्रोफिज्म। अब यहाँ पे देखिए वही सारी चीजें यहाँ पे हो रही हैं। चलिए, अब डायाट्रोफिज्म भी कई प्रकार के होते हैं, है ना, तो इसको देख लेते हैं। पहला प्रकार देख लेते हैं हम, क्या? ऑरिजेनिक प्रोसेस। ऑरिजेनिक प्रोसेस में क्या होता है कि दिस प्रोसेस इंक्लूड माउंटेन बिल्डिंग बाय फोल्डिंग और फॉल्टिंग, दे अफेक्ट लॉन्ग नैरो बेड ऑफ द अर्थ क्रस्ट थ्रू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। इसमें क्या होता है? माउंटेन का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे मान लीजिए, देखिए दो प्लेटें आपस में टकराई, अभी मैंने आपको बताया, हल्की प्लेट जो है नीचे की ओर आ जाएगी। हल्की प्लेट क्या करेगी? हल्की प्लेट ये नीचे की ओर आ जाएगी और भारी प्लेट इसके ऊपर चढ़ जाएगी और ये यहाँ पे एक माउंटेन का निर्माण हो जाएगा। या फिर दो प्लेटें, अब यहाँ देखिए, अब ये कहीं भी हो सकता है, कॉन्टिनेंटल ओशियानिक प्लेट में भी हो सकता है, कॉन्टिनेंटल प्लेट ओशियानिक प्लेट से टकराए तब भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। अब जैसे मान लीजिए दो प्लेटें यहाँ पे टकराई, ठीक है, यहाँ पे तो माउंटेन का फॉर्मेशन हो गया, लेकिन किसी कारणवश यहाँ पे एक फॉल्ट क्रिएट हो गया। फॉल्ट क्रिएट का मीन्स होता है कि दो प्लेट ही टूट गई, तब क्या होगा? तो फिर अंदर से ज्वालामुखी बाहर की ओर आ जाएगा। तो इस तरह की एक्टिविटी को हम कहते हैं ऑर्गेनिक ओरोजेनिक प्रोसेस। और एक होता है एपिरोजेनिक प्रोसेस। इसमें क्या होता है? इज ए कंटिनेंटल बिल्डिंग प्रोसेस। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व अपलिफ्ट और रैपिंग ऑफ लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। और ये कंटिनेंटल होता है ना। ये क्या करता है? कंटिनेंटल क्रस्ट होता है। देखिए थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। द प्रोसेस इन्वॉल्व अपलिफ्ट और वार्पिंग द लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट थ्रू वर्टिकल मूवमेंट। अब देखो यहाँ पे, ये भी मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ा दिया है। होता क्या है? नीचे अर्थ क्रस्ट के नीचे, है ना, जो हमारा मेंटल है उनमें कन्वेक्शन होता रहता है। जो हमारी जो मेंटल में जो भी मैग्मा है वो नीचे कन्वेंशन के थ्रू ऊपर से नीचे फ्लो होती रहती है। अब जैसे कि मान लीजिए ऊपर थोड़ा कम गर्म है तो ऊपर वाला मैग्मा नीचे की ओर आएगा, और नीचे ज्यादा गर्म है तो यहाँ पे ज्यादा गर्म होने के नाते यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, तो ये मैग्मा ऊपर की ओर जाएगा। सेम इधर भी होता है, ऐसे होता है। अब आप देखेंगे कि दो ओर से टेंशन क्रिएट हो रहा है। एक मैग्मा इधर की ओर मूव कर रहा है, एक मैग्मा इधर की ओर मूव कर रहा है, और जब दोनों एक दूसरे से दूरी की ओर मूव करेंगे तो क्या होगा? ये ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा उभर जाएगा, ऊपर वाला हिस्सा ऐसे बेंड हो जाएगा। जब ऊपर वाला हिस्सा बेंड हो जाता है, ऊपर वाला हिस्सा बेंड हो जाएगा, तो जो हमारी जमीन है, जो हमारा कॉन्टिनेंट है, वो अपवार्ड हो जाएगा, यानी अपवार्ड हो जाएगा, ऊपर की ओर ऐसे उठ जाएगा। जमीन पहले समतल थी, लेकिन अचानक से जमीन ऐसे उठ गई, तो इसका मतलब क्या? कोई उठाया नहीं है, नीचे से मैग्मा ही फ्लो हो रहा है और इस तरह की आकृति को ले रहा है। तीसरा हम देखेंगे, तीसरा तरह का प्रोसेस में क्या होगा? तो अर्थक्वेक, जो अर्थक्वेक वगैरह आती है, जो फॉल्ट क्रिएट हो जाते हैं, उससे कई तरह की आकृतियां बढ़ जाती हैं। टेक्टोनिक प्लेट, अगला आप देखेंगे क्या? टेक्टोनिक प्लेट। अब देखिए टेक्टोनिक प्लेट में अभी आपको बताया, हल्की प्लेट नीचे आ जाती है ना, भारी प्लेट ऊपर की ओर उठ जाती है। प्लेट एक दूसरे से दूर जाए चाहे पास आए, चाहे एक दूसरे से ऐसे प्लेट साइड करके गुजर जाए, कई तरह की घाटियों का निर्माण हो जाता है। तो प्लेटों की वजह से भी, प्लेटों को भी आपस में पास आने और दूर जाने से भी अलग अलग तरह की लैंड फॉर्म बनती रहती है। चलिए, व्हाट इज द सोल ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ऑल द एक्सोजेनिक फोर्स? एक्सप्लेन हाउ एक्सोजेनिक फोर्स प्रोसेस ड्राइव द अल्टीमेट एनर्जी फ्रॉम द सन हीट। एक्सप्लेन। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है ये, है ना, बहुत ही आसान। किस तरह सूर्य जो है एक्सोजेनिक फोर्स में, किस तरह जो सन है, जो सूर्य है, वो किस तरह से एक फोर्स के रूप में काम कर रहा है, किस तरह जो सन की लाइट है वो अर्थ पे रह रहे किसी भी चीज की आकृति को बदलने में काम कर रही है। तो सिंपल सा है, सूर्य की रोशनी, मान लो एक ग्रेनाइट को देकर समझाया है, सूर्य की रोशनी पड़ी, है ना, जब सूर्य की रोशनी इस पे पड़ेगी तो होगा क्या? इस ग्रेनाइट के अंदर का जो मॉलिक्यूल है वो काफी हीट हो जाएगा, और जब मॉलिक्यूल हीट हो जाएगा तो एक दूसरे से दूर जाने लगेगा। जब वो एक दूसरे से दूर जाएगा तो क्या होगा? इस ग्रेनाइट में क्रैक्स आ जाएंगे, है ना, वो टूटने लगेंगे। और वहीं रात के समय में क्या होता है? इसमें कंट्रैक्शन होने लगता है। क्यों? क्योंकि रात के समय में ठंडा रहता है, और जब कोई चीज ठंडा होता है तो कंट्रैक्ट होता है, उसके मॉलिक्यूल
पास आ जाते हैं, वो एकदम कंट्रैक्ट हो जाता है ना, तो आपको इस तरह के रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो बस सिंपल सा ये आंसर है। इसमें केमिकल प्रोसेस जनरेट होता है, दिन के समय में आइसोलेट हो जाता है, इसमें एक्सपेंशन क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्रैक आ जाता है, पर रात के समय में वैसी चीजें नहीं होती हैं, है ना। तो इसमें क्या होगा, वेदरिंग की वजह से चीजें टूट टूट कर गिरेंगी रात के समय वाले में। डिफाइन द टर्म डेनुडेशन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डेनुडेशन। डेनुडेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का अनकवर हो जाना। कोई चीज ऐसे है और वो टूट के गिर जाए, उसके ऊपर कहीं सा टूट कर गिर जाए या फिर पूरी तरह से टूट जाए, तो उसको हम कहते हैं डेनुडेशन। तो डेनुडेशन क्या कुछ हमको क्या बताना है, कुछ हमको ये इस प्रोसेस बताना है। तो इसका पहला प्रोसेस हो गया मास वेस्टिंग मूवमेंट। जब कोई रॉक डेब्रिस उसका मास मूवमेंट हो जाए। मास मूवमेंट का मतलब ये पर्वत है और इसमें हम देख रहे हैं छोटे छोटे पत्थर काफी तेजी से नीचे की ओर गिर रहे हैं। क्यों गिर रहे हैं, ये ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है, इसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से ये काफी मासिव है, जिसको ग्रेविटी ने अपनी ओर खींच लिया और ये नीचे की ओर गिरने लगे। दूसरा क्या है, वेदरिंग। वेदरिंग मैंने आपको अभी भी बताया कि मान लीजिए कोई पत्थर है, कई सालों से रखा हुआ है, हवाएं चल रही है ना, समुद्र का लहर आकर उस पर टकरा रहा है और इस पत्थर में अचानक से क्या आ जाता है, क्रैक आ जाता है, उसमें हीट एनर्जी जनरेट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी एक तरह का डेवलप हो जाता है और जनरेट और टूट जाता है। इरोजन, इरोजन का मतलब किसी भी चीज के ऊपरी परत का हट जाना, बहकर चले जाना। इरोजन का मतलब बहकर चले जाना ऊपरी परत से, तो उसका फैक्टर में बारिश होगा, हवाएं होंगी, ग्लेशियर भी होता है ना। अब तुम कहोगे कि सर ग्लेशियर कैसे होता है, जैसे कि मान लो किसी एरिया में काफी ठंडी है ना, ये मान लो कोई जमीन है, यहाँ समझा देता हूँ, ये मान लो कोई जमीन है ना, अब यहाँ पे ठंडी पड़ी तो यहाँ पे बर्फ जम गया, है ना, इस जमीन पर क्या हुआ, बर्फ जम गया। जब गर्मी का सीजन आएगा तो ये बर्फ क्या, जब ये बर्फ पिघल के पीछे की ओर हटेगा या फिर दूर जाएगा, तो उस चट्टानों को पूरा तरह से ऐसे खींच लेता है। उस चट्टान क्या करेगा, पूरी मिट्टी को ही खींच के एक डिप्रेशन क्रिएट कर देगा, एक गड्ढा क्रिएट कर देगा। जैसे मैं आपको छोटे सी भाषा में बताऊं तो आप इसको ऐसे समझो, आप इसको इस तरह समझो, जैसे कि मान लीजिए ये अर्थ सरफेस है ना, ये अर्थ सरफेस है और इस पे जमी हुई है बर्फ, इस पे क्या जमी हुई है, बर्फ। जब इसको अब गर्मी का समय आया तब क्या होगा, ये बर्फ पिघलेगा। जब ये बर्फ पिघल के बेटा जाएगा ना, तो ये जमीन की मिट्टी को भी अपने साथ ले जाएगा। तब ये जमीन कैसी हो जाएगी, कुछ इस तरह से हो जाएगी, इसमें यहाँ पे डिप्रेशन क्रिएट हो जाएगा। डिप्रेशन मीन्स ये ऐसे हो जाएगा, ये जमीन कैसी हो जाएगी, एक मिनट, ये कुछ इस तरह की हो जाएगी, ऐसे यहाँ पे गड्ढे हो जाएंगे। पहले क्या था, पहले ये जमीन कुछ ऐसे था, सॉरी ये तो बात की है, पहले ये जमीन कैसी थी, ऐसी थी, है ना, ऐसी ऐसे एकदम फ्लैट, इसके ऊपर बर्फ था। अब बर्फ चली गई और बर्फ जब गई तो अपने साथ मिट्टी भी ले गई, तो यहाँ पे डिप्रेशन क्रिएट हो गया, गड्ढे क्रिएट हो गए। तो आप देखेंगे इस तरह से भी जो है आकृतियां बदलती रहती हैं अर्थ सरफेस की। जैसे ना आप कुछ मत करो, आप अपने द्वार पे जो भी आपका घर है वहां पे एक ईंट रख दो, वहां पे ईंट रखेंगे तो अगर आप 20 साल 25 साल के बाद आएंगे तो वो ईंट गायब हो जाएगा वहां से। क्यों, उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ेगा, बारिश पड़ेगी और धीरे धीरे वो धंसते हुए नीचे चला जाएगा, तो उसकी आकृति बदल गई। सेम वही चीज है यहाँ पर भी। और तीसरा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब कोई भी चीज जब हवाएं चलती है, कुछ भी चलता है, तो अपने साथ कहीं ना कोई सॉल्यूशन, कोई साल्ट का मटेरियल, कुछ पत्थर अपने साथ लेकर चलती है और वो जहां जाती है उस जगह के नेचर को कन्वर्ट कर देती है। तो ये सारे आपके फैक्टर है, 4 फैक्टर है, आपको याद रखने हैं। अगला देखिए, What are the difference between physical weathering and chemical weathering? Physical weathering क्या होता है और chemical weathering क्या होता है? Are physical and chemical weathering process are independent of each other? If not, explain why. हम समझेंगे physical weathering क्या है और chemical weathering क्या है। ध्यान से देखिए, the disintegration of rock by physical mechanical process is called physical weathering. अगर कोई rock है ना फिजिकली प्रोसेस के थ्रू टूट जाता है, नॉर्मली ऐसे हवा से, पानी से, तो उसको कहेंगे फिजिकल वेदरिंग। लेकिन अगर कोई रॉक टूट रहा है जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, केमिकल रिस्पॉन्सिबल है। जैसे रॉक के अंदर मान लो कई सारे सॉल्युबल केमिकल होंगे, पानी मिलते ही वो घुल जाते होंगे, है ना, और फिर वो रॉक धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाता होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, केमिकल वेदरिंग।
नेचर क्या होता है, ये जो रॉक होता है ना, ये ब्रेक डाउन प्रोसेस होता है, ये अचानक से ऐसे टूट जाता है, पर इसमें टूटता नहीं है, इसमें छोटे छोटे टुकड़े, काफी छोटे छोटे टुकड़े टूट टूट कर गिरने लगते हैं। इसमें देखिए इसका रिजल्ट क्या होता है, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, और ये ज्यादा इफेक्टिव इज मोर इफेक्टिव इन हॉट इन ह्यूमिड एरिया। अब देखो ये कोल्ड टाइम में काफी, ठंडी के समय में काफी इफेक्टिव होता है, और ये गर्मी के टाइम में काफी इफेक्टिव होता है। रॉक अफेक्टेड टू ग्रेट डेप्थ, स्ट्रॉन्ग मिनरल एंड रॉक आर आल्सो अफेक्टेड बाय फिजिकल वेदरिंग, है ना। इसमें रॉक काफी गहराई तक टूटता है, मतलब काफी स्पीड, इसका स्पीड काफी फास्ट होता है, सिंपली समझ लो इसका स्पीड फास्ट होता है, और इसका स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट नहीं होता, धीरे धीरे रॉक टूटने लगते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसमें एजेंट क्या काम करते हैं, टेम्परेचर, फॉस्ट, प्रेशर, ये सारी चीजें। इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन, इसमें क्या होता है, कार्बोनेशन होता है, इसमें क्या होता है, हाइड्रेशन होता है, या तो जब किसी में पानी भर जाए, या तो जब किसी चीज से ऑक्सीजन ही निकल जाए, तो धीरे धीरे ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब बताओ वेदरिंग में बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या है। जैसे बायोलॉजिकल प्रोसेस देखेंगे कि कई सारे एनिमल जो खेतों वगैरह में होते हैं, ये क्या करते हैं, जमीन के आकृति को बदल, अब देखो पहले कोई पत्थर रहा होगा, अब देखो इसमें छेद हो गए हैं, यानी जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, ये क्या करते हैं, इनको खा कर इसकी आकृति को बदल डालते हैं। वेजिटेशन का भी कई सारा रोल है ना। जैसे मान लीजिए अब ये पर्वत है, अब यहाँ पर देखिए छोटे मोटे क्या आ गए हैं, घास फूस या फिर पेड़ पौधे उग गए हैं, तो वेजिटेशन का भी अब पहले ये सादा हुआ करता था, लेकिन अब क्या हरा भरा हो गया है, तो ये भी जो है इसके रोल को चेंज कर रहा है। रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो छोटे मोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो भी क्या करते हैं, पत्थरों के नेचर को कन्वर्ट, पहले कोई चट्टान रहा होगा, अब देखिए छोटे मोटे इसमें अलगाई वगैरह लग गए, फंगस वगैरह लग गए, तो वो भी इसके नेचर को बदल दिए। ह्यूमन एक्टिविटी भी हमारे रॉक फॉर्मेशन को, हमारे जो भी हमारा लैंड फॉर्म है उसको चेंज करती रहती है। जैसे ह्यूमन एक्टिविटी, अगर मान लीजिए कोई चीज समतल है ना, हम उसमें माइनिंग कर दें, वो गड्ढा क्रिएट हो जाएगा, एक बड़ा सा गड्ढा बन गया। अगर मान लीजिए हम बमबार्डिंग ही करते हैं, तो हम यहाँ इस वाले एरिया में नीचे से बम फोड़ते हैं, अगल बगल वाला भी एरिया जो है अफेक्टेड हो जाता है। तो ये सारी एक्टिविटी। तो हमारा अगला टॉपिक है कि अगला क्वेश्चन है कि इज वेदरिंग दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ, हाउ इट इज वेदरिंग। ये मतलब ये कह रहा है कि जो भी हमारा बायोडाइवर्सिटी क्रिएट हो रहा है अर्थ पे, वो वेदरिंग की वजह से है। तो कैसे, जैसा कि आप जानते हैं कि वेदरिंग की वजह से क्या होता है, रॉक्स वगैरह छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो कंटिन्यूअस होते रहते हैं, तो एक सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है ना। बायोमास एंड बायोडाइवर्सिटी इज बेसिकली अ रिजल्ट ऑफ फॉरेस्ट डिपेंड अपॉन द डेप्थ ऑफ द वेदरिंग। जो भी बायोमास नहीं, बायोम्स है ना, या फिर जो भी बायोडाइवर्सिटी ये हो रहे हैं, इनकी मात्रा बढ़ रही है, वो किसकी वजह से, जो भी फॉरेस्ट वगैरह का डेप्थ है ना, कितने बड़े फॉरेस्ट बन रहे हैं, या फिर किस तरह का फॉरेस्ट का क्रिएशन हो रहा है, ये सारे कारण डिपेंड करते हैं वेदरिंग पे कि वो वहां पे किस तरह की मिट्टी का फॉर्मेशन कर रहा है। वेदरिंग किसी भी सॉइल के फॉर्मेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्रोत है। वेदरिंग हेल्प्स द इनरिचमेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ सर्टेन वैल्यूएबल ओर ऑफ आयरन, मैग्नीज, एल्यूमिनियम विच आर ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर द नेशनल इकोनॉमी। वेदरिंग की वजह से हमें कई सारे मिनरल्स वगैरह मिले हैं, है ना। भैया ऊपर की परत हटेगी तो नीचे जो है हमें मिलेगा, जो हमारे नेशनल इकोनॉमी के लिए काफी अच्छा होता है। मास मूवमेंट के बारे में मैंने आपको अभी बताया कि कोई चीज अपनी जगह से बहुत ही मास हिस्से में बाहर हो जाती है, निकल जाती है, उसको मास मूवमेंट कहते हैं। तो इसके लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है, सबसे पहले रिमूवल ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द बिलो टू मटेरियल एवं थ्रू नेचुरल आर्टिफिशियल मीन। जैसे कि मान लीजिए अगर सपोर्ट हट जाता है तब भी मास मूवमेंट होता है। कैसे, जैसे कि मान लीजिए इसका ओरिजिनल पोजीशन पहले ऐसे रहा होगा, है ना, ऐसे इस चट्टान का, अब ये पानी का वेग बार बार आकर नीचे की ओर टकरा रहा है, जब नीचे की ओर बार बार टकराएगा तो इसमें डेप्थ बढ़ता चला जाएगा, और जब डेप्थ बढ़ेगा तो ऊपर वाला हिस्सा नीचे की ओर गिर जाएगा। तो देखिए कितना बड़ा हिस्सा नीचे की ओर गिर रहा है, ये हो गया मास वेविंग का एक एग्जांपल। इंक्रीज इन ग्रेडियंट एंड हाइट ऑफ स्लोप, जब कभी जैसे मान लो ऐसे स्लोप है ना, स्लोप ऐसे, कोई चीज ऐसे है, इस पे खड़ा करोगे जल्दी नहीं गिरेगा, पर वही ग्रेडियंट अगर हम ऐसे बना दे तो कोई भी चीज पे खड़ी रहेगी वो सीधे नीचे गिर जाएगी। तो जब स्लोप वगैरह कभी ज्यादा ओवरलोडिंग की वजह किसी चीज पे बहुत ज्यादा भार रहे, अगर मान लो पर्वतीय क्षेत्र ही है उसमें अगर बहुत ज्यादा लोड दे दे, काफी घरों का निर्माण करवा दे, काफी बिल्डिंग्स का निर्माण करवा दे, तभी ये मास मूवमेंट होता है। रिमूवल ऑफ मटेरियल और लोड फ्रॉम द ओरिजिनल स्लोप ऑफ सरफेस, जब
कोई स्लोप ऑफ सरफेस से, कोई ओरिजिनल स्लोप ऑफ सरफेस से कोई चीजें रिमूव की जाए, जैसे कि मान लीजिए ये पर्वत है ना, या फिर कोई जमीन का टुकड़ा ही है या फिर पर्वत ही है, इस पे काफी पेड़ वगैरह लगे हुए हैं, अगर हम इस पेड़ को उखाड़ देते हैं तो पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को पकड़ के बैठी रहती है, मिट्टी को जकड़ी रहती है कस के, है ना। जब पेड़ ही उखड़ जाएगा तो मिट्टी वहां की हल्की हो जाएगी और सारी मिट्टी जो है नीचे की ओर गिर जाएगी, इसको भी इसकी वजह से भी मास मूवमेंट हो सकता है। और कहीं साथ अर्थक्वेक, अगर अर्थक्वेक वगैरह हो जाए, या फिर अगर आप माइनिंग करते हैं ना, या फिर आप नेचुरल वेजिटेशंस का इनडिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तब भी मास मूवमेंट वगैरह होता है। अब लैंडस्लाइड क्या होता है? लैंडस्लाइड का मतलब जमीन का अपनी जगह से भारी मात्रा में पूरे नीचे की ओर आ जाना। पहले आप देखेंगे स्लम्स, है ना। लैंडस्लाइड कितने प्रकार के होते हैं? तो कई प्रकार के होते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, हम देख लेते हैं एक एक। पहला क्या है? स्लम, द स्लिपिंग ऑफ वन और सेवरल यूनिट ऑफ रॉक डेब्रिस विथ अ बैकवर्ड रोटेशन विथ रिस्पेक्ट टू। अब देखो, जैसे कि मान लीजिए कैसे स्लम जब हम कब कहेंगे कि ये स्लम्प है, अगर लैंडस्लाइडिंग यानी जमीन काफी तेजी से नीचे की ओर गिर रहा है, कब कहेंगे स्लम्प है? जैसे कि मान लीजिए जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा था, पहले आगे का हिस्सा टूट के गिरा, धीरे धीरे पीछे का हिस्सा टूट के गिरेगा, जब एक लेयर के हिस्से टूट टूट कर गिरते रहेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? स्लम्प कहेंगे। डेब्रिस स्लाइड का मतलब क्या होता है? जब काफी तेजी से जो भी डेब्रिस है, जो भी छोटे मोटे अर्थ के बड़े बड़े या छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो काफी तेजी से नीचे की ओर गिरेंगे, उसको क्या कहेंगे? डेब्रिस स्लाइड कहेंगे। रॉक स्लाइड, जब आप देखे होंगे पर्वतों पे चट्टान टूट टूट कर गिरते हैं, एक ऐसे भरभरे तरीके में एक गिर जाते हैं, उसको रॉक स्लाइड कहते हैं। रॉक फॉल का मतलब कोई बहुत बड़ा चट्टान अगर अचानक से जो है गिर जाता है नीचे की ओर, तो उसको हम कहेंगे रॉक फॉल। विदाउट ग्रेविटी द ग्रेडियंट विल बी देयर नो बी इरोजन। देखो ग्रेविटी और ग्रेडियंट, विदाउट ग्रेविटी एंड ग्रेडियंट विल देयर बी नो इरोजन। क्या अगर ग्रेविटी न रहे और ग्रेडियंट न रहे तो कोई इरोजन नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कोई इरोजन नहीं होगा? तो इस स्टेटमेंट को हमें क्या करना है? थोड़ा सा एनालाइज करना है। ग्रेविटी एक्टिवेट्स डाउन स्लोप मूवमेंट ऑन अ मैटर एंड आल्सो कॉजेज स्ट्रेस ऑन द अर्थ, स्ट्रेस ऑन द अर्थ। ग्रेविटी की वजह से क्या होता है? कोई भी चीज नीचे की ओर आता है, कोई भी चीज नीचे की ओर आता है, और जब वो नीचे की ओर आएगा और पृथ्वी पे गिरेगा तो पृथ्वी के ऊपर भी काफी स्ट्रेस होगा। Without gravity and gradient, there would be no movement, no erosion, no transportation, and no deposit, as gravitation stress is an important to other geomorphic process. ग्रेविटी अगर ना रहे तो ना तो कोई इरोजन होगा, ना तो कोई वेदरिंग होगी, किसी भी तरह की लैंड के सरफेस में कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी। ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स है दैट कीप अस इन कांटेक्ट विद द सरफेस एंड आल्सो स्विचेस ऑन मूवमेंट ऑफ। ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स है जो हमें सरफेस के टच पे कांटेक्ट में रहने के लिए बाधित करता है, जिसकी वजह से हम पृथ्वी पे मूव कर पाते हैं। All the movement either within Earth or on the Earth surface occur due to gradient from। देखो जितने भी मूवमेंट हो रहे हैं, जितनी भी चीजें हायर लेवल से लोअर लेवल की आ रही हैं, ये सब की सब ग्रेडियंट की वजह से हो रही है। अब मान लो कोई नदियां ही बह रही है, कैसे बह रही है? ग्रेडियंट की वजह से। कहीं ऊंचा नदी किधर बहेगी? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर, या फिर अपर स्लाइड से लोअर स्लाइड की ओर नदियां बहेंगी, तो ग्रेडियंट की वजह से मूव कर रही हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अब हम नेक्स्ट तो हमारा क्वेश्चन है, गिव द डिफरेंस बिटवीन इरोजन एंड डिपोजिशन। इरोजन और डिपोजिशन में क्या अंतर है? इरोजन मैंने पहले आपको बता दिया है। इरोजन का मतलब होता है कोई चीज अपने सतह से हट जाना। हटने के कई एजेंट, मतलब अगर कोई चीज है ग्रेडियंट की वजह से अपनी जगह से हट जा रही है तो उसको हम इरोजन कहेंगे। उसके कई कारण हो सकते हैं, कई सारे उसके एजेंट होते हैं, जैसे हवा चली तो मिट्टी ऐसे है, मिट्टी वहां से हट गई। पानी जो है, पानी आई तो वो भी जो है वहां से मिट्टी वगैरह हट गया, तो ये कारण है। तो और डिपोजिशन क्या होता है? अगर कोई चीज कहीं से हट जा रही है तो कहीं ना कहीं जाके इकट्ठा होगी, तो वो क्या होता है? नदियां बहती हैं तो अपने साथ कुछ लेकर आके और कहीं कहीं डिपोजिट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? डिपोजिशन कहते हैं, ठीक है ना। याद रख दीजिएगा। चलिए पहले डेफिनेशन इसका, तो डेफिनेशन आप लोग पढ़ लेंगे। इरोजन इज अ प्रोसेस ऑफ जियोलॉजिकल डेनुडेशन, है ना। डेनुडेशन क्या होता है? पीछे आप क्लास जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। किसी चीज को अपनी जगह से हट जाना या ऊपरी परत हट जाना डेनुडेशन कहलाता है ना। विच इन्वॉल्व ब्रेक डाउन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉक मटेरियल, जिसमें क्या इन्वॉल्व होता है? किसी चीज का टूट के हट जाना, है ना। डिपोजिशन में सेम चीज क्या होता है? The process by which sediments settle on a particular location that transported by water and wind।
एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई चीज उठकर कहीं जाकर डिपॉजिट हो जाए, इकट्ठा हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? डिपोजिशन कहेंगे। नेचर क्या होता है? देखो ध्यान से, नेचर जो है, इरोजन इज सीन एज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट, इट इज द बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस। मतलब जैसे कि मान लो मैं ये एक पर्वत है ना, और यहाँ से कुछ मिट्टी या पत्थर अगर गिर रहा है, तो इसका मतलब अभी स्टार्टिंग है पर्वत के टूटने का, तो ये बिगिनिंग को दर्शाता है इरोजन। इरोजन किस चीज को दर्शाता है? बिगिनिंग को। डिपोजिशन टेक्स प्लेस एट लास्ट व्हेन द रॉक पार्टिकल फाइनली सेटल डाउन ऑन द सरफेस, सो अब देखो डिपोजिशन कब हो जाता है, जैसे कि मैं आपको ऐसे समझाऊं, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस थोड़ा समझने का अंतर है, आप डेली लाइफ में देखते होंगे। जैसे कि मान लीजिए ये कोई पर्वत है, ठीक है, और कोई चीज इस पर से ऐसे गिर रहा है, ऐसे गिर रहा है, ऐसे गिर रहा है, तो ये तब तक गिरते रहेगा जब तक कहीं वो जाके रॉक सेटल ना हो जाए, एक उसको स्थिर जगह ना मिल जाए, तब तक वो क्या होगा? गिरते रहेगा। और एक बार स्थिर जगह मिल गया, कोई भी चीज आएगा इसके ऊपर क्या होता जाएगा? इकट्ठा होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा और इकट्ठा होता जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं? डिपोजिशन कहते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है? इट रिजल्ट टू ब्रेक डाउन अ लैंडफॉर्म। अब इससे क्या होता है कि अर्थ पे एक नया लैंडफॉर्म बन जाता है। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस वही तो होता है कि जैसे जियोमॉर्फिक प्रोसेस को एक बार और समझ लो कि जैसे मान लो ये जमीन है, आज ये जमीन ऐसी है, कल कोई जमीन गड्ढा भी हो सकती है, कल कोई जमीन ऐसे उठ भी सकती है। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं? मान लो नीचे से भूकंप आ जाए तो ये जमीन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। जरूरी है आज आपके अगल बगल इस तरह की जमीन आज से 50 साल बाद भी इसी तरह का रहे? हो सकता है इसी रास्ते कहीं ज्वालामुखी फट जाए तो एक पर्वत का आकार ले ले, वो है ना, वॉल्केनिक माउंटेन बन जाए। तो इसी को हम क्या कहते हैं? जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस कहते हैं। तो जब भी इरोजन होता है कोई ना कोई लैंडफॉर्म मींस लैंड का स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं चेंज होता है, और इसके पीछे कई सारे फैक्टर काम करते हैं, इंडोजेनिक फोर्स, एक्सोजेनिक फोर्स, है ना। तो ये सारा आप पीछे की क्लास देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नहीं समझ में आया तो आप आके मुझसे पूछिएगा। इट रिजल्ट फीलिंग द अर्थ डिप्रेशन। और डिपोजिशन से क्या होता है? अर्थ का डिप्रेशन फील हो जाता है। डिप्रेशन मीन गड्ढा। जैसे मान लीजिए कोई गड्ढा है और कोई भी चीज बह के आएगी तो गड्ढा क्या होगा? धीरे धीरे भर जाएगा। तो जो अर्थ का डिप्रेशन है इससे फील हो जाता है। ओरिजिन कैसे होता है ये, है ना? इरोजन कैन बी हैपन बिकॉज ऑफ डिग्रेडेशनल एक्टिविटीज ऑफ नेचर एजेंट सच एज वाटर, आइस, विंड। अब ये होता कैसे? ओरिजिन मींस कहां से इसकी उत्पत्ति होती है? तो भैया यही सारी वजह, वाटर का एक्सेसिव फ्लो हो जाता है, इरोजन होता है। आइस, जैसे मान लीजिए बर्फ की चादर, ये भी मैं कल पढ़ा दिया था। जैसे मान लो ये मिट्टी, ये जमीन है ना, अगर ये जमीन पूरी की पूरी बर्फ जम गई और जब ये बर्फ कभी पिघलेगी ना, तो ये केवल बर्फ ही नहीं पिघलेगा, इस जमीन की मिट्टी को इतना जकड़ दिया जाता है कि पूरा डिप्रेशन कर देगा, गड्ढा बना देगा, पूरा खींच लेगा। ये समझ में आ रहा है? कभी ठंडी में काम करना, फ्रिज तुम लोग खोलना और अपना जीभ फ्रिज पे लगाना, चपक जाएगा तुरंत, जीभ जो है तुरंत चपक जाएगा ये, और खींचोगी तो जीभ का चमड़ा भी निकल सकता है। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें आप देखती है, कभी आप अपना फ्रिज बंद करिएगा, है ना, जो जहाँ पे बर्फ जमता है एकदम ऊपर वाला साइड जो है, फ्रीजर पानी डाल के और 4-5 दिन छोड़ दीजिएगा फ्रीजर चालू करके, देखेंगे पूरा का पूरा बर्फ। और ऐसे जब खोलेंगे ना, देखिए फ्रिज का दरवाजा भी टूट सकता है, जो फ्रीजर बंद करने वाला होता है वो टूट सकता है, इतना जकड़ लेता है बर्फ, उसको इतना तेजी से जकड़ लेता है। समझ में आ रहा है? डिपोजिशन टेक्स प्लेस ड्यू टू एग्रेडेशनल एक्टिविटीज ऑफ नेचर एजेंट, दे कैन नॉट कीप द। देखो अब डिपोजिशन क्यों होता है? जब ये सारे एजेंट इरोजन नहीं कर पाते हैं तो क्या हो जाता है? भैया जहां तक अगर उसको ग्रेडियंट मिला है, ग्रेडियंट मींस अगर कोई ढाल मिला है, अगर वो चीज गिरते गई है, जहां से कोई ढाल ही नहीं है, कोई ग्रेडियंट ही नहीं है, एकदम लैंड ऐसे है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? डिपोजिशन हो जाएगा। उन चीजों को देखिए यहाँ पे समझाया गया है। समझ में आ रहा है? डिपोजिशन देखो लास्ट में सारा इरोजन हो रहा है, पत्थर टूट के जो रॉक डेब्रिस है, रॉक डेब्रिस में पत्थर के टूटे हुए टुकड़े ये सब गिर रहे हैं और आकर यहाँ पे इकट्ठा हो जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, डिफाइन द टर्म व्हाट? इरोजन। इरोजन को डिफाइन करना है कुछ इसके। हाँ, बाय वाटर क्या क्या होता है आप बता दीजिए। तो इरोजन होता क्या है आपको मैं बता दिया हूँ, ऊपरी परत का हट जाना या फिर किसी ग्रेडियंट की वजह से। उसमें एजेंट क्या क्या होते हैं? तो आइस होता है, विंड होता है, एयर होता है ना। पहला देखो इरोजन कुछ टाइप होते हैं, जैसे रेन ड्रॉप स्प्लेश इरोजन। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, बारिश होता है तो क्या होता है ना, जैसे मान लो बारिश का बूंदा गिरा, ध्यान से देखना, बारिश का बूंदा गिरा तो एक प्रेशर से गिरता है, जब प्रेशर से गिरेगा तो वहां की मिट्टी थोड़ा सा ऐसे उछल जाएगी, और फिर बारिश का पानी गिर रहा है और मिट्टी को धीरे धीरे बहाते जा रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं? रेन ड्रॉप और स्प्लेशेस, सीट इरोजन।
सीट इरोजन मीन्स बारिश हुआ, ऊपरी परत हटी, फिर उसके बाद वाली परत हटी, तो मिट्टी का परत दर परत जो है हटते जा रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? सीट इरोजन बोलेंगे। रील इरोजन, रील इरोजन देखो ऐसे फिंगर लाइक गलीज बन जाती है, गलियां बन जाएंगी। बारिश का पानी खेतों में बहुत देखने को मिलता होगा, बारिश का पानी गिर रहा है तो देखो कैसे लग गया, फिर ओवर इरिगेशन हो रहा है तो इस तरह आपको फिंगर टाइप की, इस तरह देखो यहाँ की पूरी मिट्टी बह गई है, इधर की पूरी मिट्टियां बह गई है ना। चलिए अगला देखते हैं, गली इरोजन, जब एक चैनल की तरह निर्माण हो जाए, जब पानी या पानी का बहाव इतना तेज हो जाए कि क्या हो, एक चैनल का निर्माण हो जाए, एक गली का निर्माण हो जाए जहाँ की देखो मिट्टी पूरी की पूरी उखड़ गई है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? गली इरोजन बोलेंगे। स्ट्रीम और बैंक इरोजन बस इन्हीं का बड़ा भाई है, गली इरोजन का ये बड़ा भाई है। वहां मैंने चैनल बोला या पूरा पूरा स्ट्रीम ही बन गया। देखो लेकिन आप देखो ऐसा इरोजन पता है आपको कहाँ देखने को मिला होगा? नदी के आसपास। पहले ये खेत यहाँ तक था, अब देखो नदी का बहाव इस खेत को काट के मास मूवमेंट कर दिया। मास मूवमेंट आप इस पिछले वाले टॉपिक में पढ़े हैं। मास मूवमेंट में अधिक मात्रा में कोई भी चीज जो अपनी जगह से हट जाता है। टनल इरोजन सिर्फ देखो है कुछ नहीं, बस अलग अलग नाम दिया हुआ है अलग अलग आकार को। टनल इरोजन देखिए जब सॉइल पूरी लाइन से एक टनल बना लिया, पूरा दूर से ये बहते हुए आ रहा है और एक मिट्टी को लगातार काटते हुए आगे बढ़ रहा है, और ये तब तक मिट्टी को काटते हुए आगे बढ़ेगा जब तक इसको कोई नदी या समुद्र न मिल जाए, और पूरा ऐसे काटते काटते टनल का निर्माण कर देगा ये। चलिए अब देखते हैं, गिव द रीजन फॉर सॉइल, एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन। अब देखो हम कुछ रीजन बताएंगे कि सॉइल इरोजन क्यों होता है, मिट्टियां क्यों खराब हो जाती है ना, मिट्टी खराब क्यों हो जाती है। तो उसके कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। पहला पॉइंट दिया हुआ है ड्यू टू सॉइल टेक्सचर। इफ द टेक्सचर इज लूज it helps the geomorphic agent to increase the rate of soil erosion as small particle can be seen lifted and transported by wind। कभी कभी क्या होता है ना, सॉइल की अपनी प्रकृति भी ऐसी होती है जो उसको पॉल्यूट कर देती है, इरोज कर देती है। जैसे मान लो अगर सॉइल हल्की है, उसका टेक्सचर हल्का है, बारिश आई अचानक से उस मिट्टी को उड़ा ले बहा ले गई, हवा चला। आप देखोगे किसी किसी का द्वार ऐसा होता है ना जहाँ की भुरभुरी मिट्टी होती है, रोज झाड़ू लगाओ फिर भी दुनिया भर की मिट्टी हो जाती है। लू चलता है तो सारी मिट्टी उस सारे में आ जाती है। और किसी किसी की बहुत टाइट और दबी हुई होती है, किसी की उसमें सर लग गया तो सिर फूट जाएगा, इतना द्वार की जो है मिट्टी टाइट होती है। तो उसके टेक्सचर की वजह से भी होता है, स्लोप की वजह से भी कभी कभी होता है। अगर मान लीजिए ज्यादा स्लोप रहेगा तो पानी बहेगा तो ऑटोमेटिक मिट्टी को बहा कर ले जाएगा। यहाँ पे ग्रेडियंट स्लोप कह लो या फिर ग्रेडियंट कह लो, देखो यहाँ पे सॉइल इरोजन बहुत ज्यादा होगा, यहाँ की मिट्टियां हमेशा बहती रहेंगी। इंटेंसिटी ऑफ अमाउंट ऑफ रेनफॉल, कितनी इंटेंसिटी कितनी मात्रा में रेनफॉल हो रही है। अगर मान लो बहुत हैवी रेनफॉल होगा, काफी तेजी से बारिश होगी तो मिट्टी को बहुत तेज बहाएगी, है ना। चलिए ह्यूमन एक्टिविटी, जो हम माइनिंग वगैरह करते हैं, माइनिंग वगैरह मान लो नीचे ग्रेनाइट वगैरह लगा के फोड़ रहे हो, उससे भी सॉइल इरोजन होगा, उससे भी मिट्टियों का असर बदलेगा। ऊपर डिफॉरेस्टेशन, पेड़ क्या करते हैं, मिट्टियों को पकड़ के रखते हैं, और हम बहुत ही अधिक मात्रा में पेड़ों की कटाई कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, सॉइल इरोजन वगैरह होता है। वाई आर पेरेंट मटेरियल, पेरेंट मटेरियल का मतलब समझो जिससे जिस चीज की उत्पत्ति, जैसे मान लो ये कोई पेन है, इस पेन की उत्पत्ति अगर इस हाथ से हुई है, एक बात कह रहे हैं, तो ये हाथ इस पेन के लिए क्या होगा, पेरेंट मटेरियल। समझ में आ गया। Why are parent material time considered as basic control factor in the soil formation? What are the factor? कुछ फैक्टर बताने हैं जो soil control parent material भी responsible जिसके लिए होते हैं soil erosion के लिए। पहला देखो parent material को समझो। Parent material is the form of rock and sediment build initial substance for the soil formation. It defined as soil chemical and mineralogical composition of influences texture mixture and structure. The kind of parent material also influence the rate of this soil forming. अच्छा एक बात ध्यान से देखो, अगर कोई चीज इग्नियस रॉक से बना होगा, अगर किसी मिट्टी का निर्माण इग्नियस रॉक से बना है तो मिट्टी काफी बढ़िया होगी, एलुवियल टाइप की होगी, बहुत मजबूत होगी। समझ में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं पेरेंट सॉइल भी डिपेंड करता है कि मिट्टी इरोज होगी कि नहीं होगी, है ना। इग्नियस मतलब जो पहला लावा ठंडा होता है उसको हम इग्नियस कहते हैं, उससे एलुवियल सॉइल का निर्माण होता है। समझ में आ रहा है। तो पेरेंट्स जो रॉक होते हैं वो भी इस बात के डिपेंडेंसी को रखते हैं
कि इनकी मिट्टी का इरोजन जल्दी होगा कि नहीं होगा। दूसरा क्या दिया, रिलीफ। रिलीफ का मतलब उच्चावच, कैसा है वो जगह, कैसा है, पहाड़ी है, ऐसे उठा हुआ है कि माउंटेन है, कि ऐसे प्लेटू है, कि प्लेन है, कि समुद्र है, किस एरिया में वो सॉइल है। पहाड़ों के क्षेत्र में ज्यादा मिट्टी होगा तो इरोजन बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि उसको सीधा सीधा स्लोप दिखेगा, एकदम सीधा स्लोप दिखेगा। आप ऊपर पढ़े हैं, जितना स्लोप उतना ही ज्यादा इरोजन होगा। क्लाइमेट सेम चीज है, ऊपर हम क्लाइमेट को देखते हैं, क्लाइमेट भी असर डालता है सॉइल इरोजन पे। टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन एंड फॉस्ट एक्शन हैव ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द सॉइल फॉर्मिंग। और ये क्लाइमेट वगैरह भी सॉइल फॉर्मेशन पे या फिर उसके उस पर बहुत डिपेंड करता है। क्लाइमेट से भी सॉइल फॉर्मेशन होता है। कैसे, एक बात बताइए, अगर समुद्री, मान लीजिए पहाड़ी क्षेत्र में बारिश हो रही है, जब बारिश होगी तो कंकड़ और पत्थर को काट काट कर नीचे लाएगा। आखिर मिट्टी क्या है, सॉइल क्या है, रॉक का ही तो छोटा सा टाइनी पार्टिकल है ना। तो ये भी एक कारण होता है। अब बताओ तुम लोगों को, मुझे प्रेसिपिटेशन ये सारा बताना पड़ेगा क्या होता है। पानी भाप बन के ऊपर उठ रहा है तो क्या है, इवेपोरेशन है ना। ऊपर पानी का मॉलिक्यूल आपस में मिल रहा है तो कंडेंसेशन, कंडेंस होना। और जब इतना भारी हो गया कि बादल में नहीं रह पाया, नीचे गिर गया, तो प्रेसिपिटेट होना। बारिश को आप कह सकते हैं प्रेसिपिटेशन। बायोलॉजिकल, सॉइल फॉर्मेशन में बायोलॉजिकल एक्टिविटी का भी बहुत ज्यादा योगदान होता है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी का मतलब जैसे छोटे मोटे कीड़े है ना, जैसे आप देखे होंगे ना कि मैं आपको एक कीड़े का एग्जांपल दे रहा हूँ। आप, वो कौन सा होता है, ऐसे ऐसे चलता है, क्या बोलते हैं उसको, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म, आप किसी कोई टाइट मिट्टी पे अर्थवॉर्म छोड़ दीजिए, वो क्या करेगा, धीरे धीरे मिट्टी को खाते हुए नीचे जाएगा, और फिर धीरे धीरे ऊपर आएगा, फिर धीरे धीरे नीचे जाएगा, फिर धीरे धीरे ऊपर आएगा। अगर ये सालों तक प्रोसेस चलता है तो वो टाइट मिट्टी एकदम भुरभुरी हो जाएगी। तो एक अलग तरह की मिट्टी का फॉर्मेशन कर दिया। और ये छोटे मोटे कीड़े, ये जो algae, ये जो फंगस होते हैं, इनके जो रूट्स वगैरह होते हैं, ये भी अगर ये पत्थर में भी है तो पत्थर को भी मिट्टी में कन्वर्ट कर देते हैं। दीमक की दवा लग रही है ना, क्यों लग रही है, लकड़ी के सारे सेलुलोज को वो खा लेता है, और जो बाथरूम करता है वो मिट्टी रहती है पूरी। सोचो, लकड़ी को किसमें कन्वर्ट कर दिया, मिट्टी में कन्वर्ट कर दिया। तो ये सारे ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है कि किस तरह इनका योगदान होता है। टाइम, अब देखो टाइम के हिसाब से भी मिट्टी के निर्माण हो जाता है। बहुत लंबे समय तक अगर कोई रॉक रखी रहो और हजारों सालों तक, लाखों सालों तक उन पर हवाएं चल रही हैं, तो कुछ ना कुछ चट्टानों के अंश को काटेंगी और काट काट कर कहीं इकट्ठा करेंगी। भैया जब हमारा प्लेट ऐसे टकराया था तो ये पर्वत का निर्माण हुआ, पर ये क्या था, डिप्रेशन। ये क्या था, डिप्रेशन था। और जब देखो ये डिप्रेशन था और फिर ये प्लेटो, ये इंडिया है हमारा, ये आगे वाला एकदम क्या हो गया, माउंटेन, बीच में क्या है, प्लेन। जो डिप्रेशन दिख रहा है वो प्लेन है, और फिर ये जो उठा हुआ दिख रहा है वो क्या है, प्लेटो है, दक्षिण भारत वाला। और इन डिप्रेशन में किसकी मिट्टी बढ़ी, इन लोगों की मिट्टियां कहीं इकट्ठा हो गई। लाखों हजारों साल से हवा चली, छोटी छोटी मिट्टियों का इकट्ठा कर दिया। तो कई टाइम से भी सॉइल का फॉर्मेशन होता रहता है। तो अब ये आपका चैप्टर यहाँ पर खत्म हो गया। कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हैं, आप कंप्लीट क्लास को देखेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है ना। तो ये सारी जो दिया हुआ है आपका एपिरोजेनी और ओरोजेनी, ये सारी चीजें मैं आपको समझा चुका हूँ। ऊपर आप पढ़िएगा, सारी क्लास को देखिएगा, और कल हम ठीक इसका अगला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। थैंक यू।